अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ नई गुजारिशात के साथ शैतानी कनीसा दज्जालियत के सिलसिले की अगली कड़ी। नाज़रीन, आपको इल्म है ना, 9/11 के बाद अमेरिका में इंथ्राक्स बजरिया डाक आला शख्सियात खुसूसन अहम सियासतदानों और मीडिया एग्जेक्टिव को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत भी वाक़ हो गई। अमरीकी रवायात के ऐन मुताबिक 9/11 की तरह इस तकरीबी कार्रवाई को भी अलकायदा के खाते में डाल दिया गया, लेकिन जल्दी अमरीकी एजेंसियों ने जान लिया है कि इंथ्राक्स जिन मखसूस लफाफों में भेजी जा रही है वो अमरीका की एक मखसूस लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और ये आम किस्म की नहीं बल्कि बड़ी ख़तरनाक इंथ्राक्स है जो हथियार बनाने में इस्तेमाल होती है, और ये भी इस अमरीकी लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंसदान, अल्लाह ताला आजकल तो बड़े बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत नसीब करे, उनको इस सिलसिले में ये उठा के ले गए थे एजेंसियों वाले, और जो कुछ उनके साथ हुआ खुदा की पनाह, मुझे शर्म आती है आपको वो सब कुछ बताते, और जिनका दूर दूर तक इससे तलक नहीं, वो सिर्फ यहाँ PCSIR में नौकरी करते थे, ये गुनाह था उनका लाहौर में, यहीं से उनको उठा के ले गए, उनकी बच्चियों को इन्होंने रसवा किया। अल्लाह ताला इन लोगों को उस अंजाम तक पहुँचाए जिसके मुस्तहिक है। अच्छा, ये FBI ने अपनी खुफिया तहकीक जारी रखी, जल्दी वो असली मुलज़िम तक पहुँच गई। इंथ्राक्स के ज़रिए अमरीकी आला हकाम को हलाक करने और खौफ और दहशत के फ़ज़ा पैदा करने वाले इस अशकनाजी यहूदी का नाम डॉक्टर फिलिप ज़ॉक था, जिसकी मुतअद्दिद मरतबा इस बात पर सरजनस हो चुकी थी कि वो मौका बगैर किसी वजह के अरबों के खिलाफ हजान बकता रहता है, और इसे जैसे ही कोई मुसलमान अरब इसे दिखाई दे, डॉक्टर फिलिप ज़ॉक नफरत से इसे गालियाँ देने लगता है। डॉक्टर फिलिप ज़ॉक को खुफिया कैमरे के जरिए बनाई गई फिल्म ने रंगे हाथों इस वक्त गिरफ्तार करवाया जब वह लेबॉर्ट्री के इस मखसूस कमरे से इंथ्राक्स चोरी कर रहा था, जो अमरीकी महकमा दफा के फोर्ट डिट्रॉइट में वाक़या है। ये किला है ना डिट्रॉइट में, जहाँ ये अपनी बायोलॉजिकल वार की चीज़ें रखते हैं, और डॉक्टर फिलिप यहाँ बतौर एक्सपर्ट काम कर रहा था। हैरत की बात तो यह है कि वो अमेरिकन मीडिया और एजेंसियां जो चंद रोज़ पहले तक इस मसले पर अलकायदा के ख़िलाफ़ चीखों पुकार कर रही थीं और इस दहशत गर्दी का सिलसिला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमा बिन लादेन से जोड़ रही थी, अचानक खामोश हो गई। डॉक्टर फिलिप की गिरफ्तारी के बाद अमरीकनों को ये भी याद ना रहा कि इंथ्राक्स के ज़रिए इनके यहाँ कैसी खौफनाक दहशत की फ़ज़ा बनी हुई थी। आए रोज़ अमरीकी एजेंसियों के करता धरता ऐसी वारदातों का सिलसिला पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जोड़ा करते थे। इनका खामोश होना तो समझ में आता है, लेकिन इस मसले पर अमरीकी मीडिया ने अपने मुंह में क्या घुंघनियाँ डाल ली हैं। मतलब जब असली मुलज़िम पकड़ा गया है तो आपका फ़र्ज़ था कि दुनिया को बताते भी इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका तो ताल्लुक़ तुम्हारे अपने घर के बेदियों से है। अच्छा, चंद रोज़ बाद ये ज्यूश डिफेंस लीग ने 1985 में रहने वाले चेयरमैन अशकनाजी यहूदी एरोराबन की FBI ने रंगे हाथों इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो एक मस्जिद और एक अरब अमेरिकन कांग्रेसमैन को बम से उड़ाने के मंसूबे पर अमल पैरा हो चुका था। देख लीजिए 9/11 के बाद और आगे जब हम जाएंगे लंदन तक, तो इसमें हर जगह ये यहूदी आ रहे हैं, और मैं को खुफिया नहीं नाम इनके ले रहा, उन लोगों के नाम ले रहा, चाहे आप उसमें डाल के चेक कर लें गूगल सर्च में, जो FBI ने यार गिरफ्तार किए, और ये अशकनाजी यहूदी थे सारी, और दुनिया को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। देखो अफगानिस्तान पर भी इस सिलसिले में हमला कर दिया। खैर आगे बातें आएंगी। जब इसके ठिकाने को FBI ने घेरे में लिया तो इस यहूदी ने खुदकुशी कर ली। अगला इम्कान यही है कि इसे FBI की आमद पर वहाँ छुपे मोसाद के एजेंट ने मार डाला, फिर फरार होने में कामयाब हो गया। खुदकुशी नहीं है इतनी आसानी से करते, लेकिन इनके साथ लगे होते हैं ना वो दूसरे। अच्छा, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से एक हफ्ते कबल इसराइल की ज़म शिपिंग कंपनी ने अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मौजूद ऑफिस ख़त्म करके दूसरी जगह ऑफिस बना लिया। दफ्तर की इस तरह अचानक और हंगामी तब्दीली का किसी को अंदाज़ा ही नहीं था।
इस तरह अचानक लीज का मायदा तोड़ने पर कंपनी को $50,000 का नुकसान भी उठाना पड़ा। मीडिया में इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा सवालात उठाए गए, लेकिन आज तक इसराइल की इस कंपनी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इस अचानक तब्दीली की क्या ज़रूरत थी। किस्सा मुख्तसर जी, 9/11 की आड़ लेकर अमरीकी फौजियत तमाम आलमी असूलों को पामाल करती अफ़गानिस्तान हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मती से मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमसाया मुल्क पाकिस्तान की मुआवनत से अफ़गानिस्तान में जा घुसी और इन्होंने तालिबान की ईंट से ईंट बजा दी। अच्छा, पहले तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक अमरीकियों को क्या सूझी कि इन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। जल्द ही ये इंकशाफ हुआ कि ये हमले की असली वजह 9/11 नहीं बल्कि कुछ और थी। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या वजह थी। बहुत हैरान कुन और चौंका देने वाली, किस तरह ये लोग दाई दिखा के बाई मारते हैं, ये ज़रा सुन लीजिए। वाक़ा ये है जनाब के तालिबान के लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफ़गानिस्तान में अफ्यूम की पैदावार का सफाया कर दिया था। जुलाई 2000 में मुल्ला उमर में बाकायदा फरमान जारी किया कि जहाँ भी अफीम काश की जाए या बरामद हो, इस शख्स पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। और ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसे कानून के लागू होने पर मुजरिम को कम से कम सज़ा मौत है। यही वजह है कि जुलाई 2000 में अफगानों ने रातों रात अपने अफ्यूम के पौधे जला के राख कर दिए, खुद ही कर दिए थे, यानी जो उगाते थे ना उन्होंने। अपनी यादाश्त पर जोर देकर याद कीजिए, जो लोग तारीख के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो ये सुनने के और अब्बा जो यानी अपने इर्द गिर्द के जो बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं उनकी बातें और झूठी घड़ी हुई, छोड़े मैं क्या कहूँ। आपको इल्म है कि 1839 में क्या हुआ था। चीन के मांचू हुक्मरानों ने हुक्म दिया कि अफ्यूम ख़त्म कर दी जाए ताकि चीनियों में फैलती अफ्यूम नोशी की इल्लत का ख़ात्मा किया जाए। इस पर रोथशिल्ड ख़ानदान ने बरतानवी फ़ौज को हुक्म दिया कि वो चीन पे हमला करके इनकी अफीम के कारोबार को तफाही से बचाएं। ये रोथशिल्ड्स कर रहे थे, ये अश्कनाज़ी यहूदी जो सिलसिला चल रहा है, जिस पर बरतानवी फ़ौज ने चीन पर हमला किया और मांचू ख़ानदान को ऐसा सबक सिखाया जो चीन की तारीख का अलमनाक बाब है। जिसके बाद चीन में रोथशिल्ड का अफ्यूम का कारोबार ज़ोर शोर से शुरू हो गया। यार इनको शर्म नहीं आती, ये दुनिया पे हुकूमत का इतने बड़े नाम हैं, बरतानिया, अमेरिका, और एक ख़ानदान है सिर्फ, और एक डायनेस्टी है जिसके काबू आए हुए हैं, और आज से नहीं, मतलब कि सन 1700 कुछ से काबू आए हुए हैं। अगले सेशन में जब कोई इस पे बात होगी इनकी तारीख पे तो फिर आपको बताऊंगा। यही तारीख रोथशिल्ड्स ने फिर दोहराई, वो जो 1839 में दोहरा चुके थे। भाई इनकी दुनिया की सबसे बड़ी ये इंडस्ट्री है, ड्रग्स इंडस्ट्री है, ये बर्दाश्त कर सकते हैं इसका खात्मा? इनकी दवाइयाँ बनती हैं इस अफीम से। यही तारीख रोथशिल्ड ने फिर दोहराई। अपनी तनख्वाहदार अमेरिकी फ़ौज के ज़रिए अपना अफ्यूम का कारोबार बचाने के लिए अफ़गानिस्तान पे हमला करवा दिया। आप वहाँ ढूंढते फिरें इसके डांडे जी, उसने वो जो तो फट गई सी हमारा तो ये हो गया था, वो तो वो हो गया था, वो जनाब वो वहाँ से वो 2 बंदे उसके पकड़े गए थे, 3 उसके पकड़े गए थे। कोई नहीं भाई, असल वजह ये थी मुल्ला उमर ने अफीम ख़त्म कर दी थी। अच्छा जी, अफ़गानिस्तान दुनिया की कुल हेरोइन का 75% पैदा करता था उस वक़्त। 2000 में मुल्ला उमर की तरफ से इस पर पाबंदी के बाद रोथशिल्ड का 2001 का मुनाफा खतरे में पड़ गया। इन्होंने 2002 में भी खसारा बर्दाश्त करने के बजाय अक्टूबर 2001 में अफ़गानिस्तान पे हमला करवा दिया।
मीडिया के इतलात के बाद अमरीकी कब्जे के बाद मार्च 2002 में नाकाबिले यकीन हद तक अफ्यून अफगानिस्तान से हासिल की गई। ये खुद अपनी निगरानी में अमेरिकन काश कराते थे और वो पैदा करके तो इस्तेमाल करते थे। हम इसमें कोई शक नहीं कि CIA ने भी इस ड्रग ट्रैफिकिंग में माल बनाया और ये अपना खर्चा निकाला, ये जो अफगानिस्तान में जो वो कर रहे थे। लेकिन बुनियाद जो जिसके बुनियादी तौर पे ये तो तनख्वाहदार मुलाजम है यार, ये रुशिद ख़ानदान के और सुपर पावर बने हुए हैं। 3 अक्टूबर को जी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एरिल शरोन ने अश्कनाज़ी यहूदी शमोन पेरेस से रेडियो कॉल इसराइल से मुखातब होते हुए कहा, हमने हर मर्तबा तुम्हारे कहने पर बहुत कुछ किया, तुम मुझे यही कहते रहे कि अमेरिका ये करेगा, अमेरिका वो करेगा। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसराइल पर अमेरिकी प्रेशर से मुतल्लक कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम यहूदी अमेरिका को कंट्रोल किए हुए हैं और अमेरिकी अच्छी तरह जानते हैं। ये गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, अमेरिकन CIA ने की है। अमेरिका के फ्रेंड्स ऑफ लुबोविच, ये एक डिनर होता है। डिनर में अक्टूबर के महीने में सदर जॉर्ज बुश के प्रेस सेक्रेटरी एरी फ्लेशर ने ग्रुप यंग लीडरशिप अवार्ड सेनेटर जॉय लाइबरमैन को दिया। दोनों ने अपनी कोशिशों से लुबोविच रॉबी वाशिंगटन में रखने का कारहाय नुमाया सरअंजाम दिया था। एरी फ्लेशर को यहूदियों के आला मजहबी एजाज़ आर्डियल लुबोविच रॉबी से पहले ही नवाजा जा चुका था। अमेरिकी हुकूमत ने एडम गोल्डमैन को वाइट हाउस में यहूदियों का लिजॉन अफसर मुकर्रर करवा दिया। लो जी, जो दीगर मज़ाहब ख़ुसूसन ईसाइयों और मुसलमानों से मुतल्लिक़ अपने इंतहा पसंद नज़रियात में कमाल दर्जे शोहरत रखता था, ये सब FBI के इल्म में था। इससे ज़्यादा मुतअस्सब यहूदी सदर बुश को और कहाँ से मुयसर आ सकता था। इन्हीं दिनों रूसी यहूदी ऑलग्रिच व्लादिमीर वोजिंस्की का केस बहुत मशहूर हुआ, जिस पर रूस में गबन के संगीन इल्ज़ाम थे। वो भागकर इसराइल आ गया, जहाँ इसकी बेहतरीन पनाह इसको मैसर थी। मासूब बैक वक्त रूस और इसराइल की शहरियत के हामिल थे। इसराइल की AMDOCS नामी अद्वियात साज कंपनी के गबन और अद्वियात में हेरा फेरी इस दौर की अमरीकी तारीख का स्याह तरीन कारनामा है। जब FBI ने 9/11 के बाद इस कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू की तो यह देख के वो दंग रह गए कि ये कंपनी तो इसराइली जासूसों और तखरीबकारों का सबसे बड़ा महफूज अड्डा यानी उनका सेफ हाउस था। 9/11 के बाद यहाँ से FBI ने इसराइल से अमेरिका में बछाए कई जासूसी नेटवर्क पकड़े, जिनके मुतल्लक बाद में मीडिया ने पुरस्कार खामोशी अख्तियार करी। मीडिया पर तो कंट्रोल है ना उनका, वहाँ तो अपनी खबर आने नहीं देते। ये मालूम नहीं हो सका कि ये लोग क्या सिर्फ अमेरिकी सरकारी और दफाई राज ही चुराते थे या अमेरिका में होने वाली तकरीबकारियों में भी मुलव्वस थे। प्रोफेसर जोसेफ सेक्टर्स, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बाद में फिर चेयरमैन ऑफ सदर क्लिंटन काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ने वर्ल्ड बैंक को 4 स्टेप स्ट्रेटजी का ऐलान किया, जिसकी तफसीलात मुलाज़ा फरमाएं। इसने 4 स्टेप स्ट्रेटजी क्या दी थी? नंबर 1 प्राइवेटाइजेशन। कहता है ये हरबा वहाँ इस्तेमाल किया जहाँ की मुकामी लीडरशिप 10% कमीशन बतौर रिश्वत स्विस बैंक में जमा करवा देगी। इस तरह इन्हें इस करप्शन में बाकायदा हिस्सेदार बनाया जाएगा। ख्याल रहे ये वर्ल्ड बैंक की स्ट्रेटजी का पहला मरला है, जिसमें बगैर लगी लपटी रखी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सौदे में से भाई 10% करप्शन वर्ल्ड बैंक का हिस्सा होगी, बाकी करप्शन में से मुकामी लीडरशिप को इसका हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई अक्लकांदा पाकिस्तान में होने वाली प्राइवेटाइजेशन को जायज़ करार देता है तो इसकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। स्टील मिल्स और दीगर अहमदारों की निजकारी कोई राज नहीं है। ये हलवाई की दुकान और नातानदी के फातिहा वाला मामला है भाईजान। और तरफत माशा ये कि इस अमल को वर्ल्ड बैंक की मुकम्मल तायद व हमायत हासिल है। अब ये ना खुदा के लिए मुझे कहना कि आपने ये तो इमरान खान के साथ मुहिम शुरू कर दी। भाई नहीं, इमरान खान ही, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब पीछे से इसको लेकर ये जो
ख्वाजा अफसर साहब हैं, ये प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर थे ना। ये जो लंबा सा वो जो है आसन इकबाल, ये भी प्राइवेटेशन का ही चैम्पियन था ना। ये खास ये जो ठगी वाले प्रोग्रामों के थे ना, करप्शन वाले डिपार्टमेंट, ये मियाँ साहबान ने अपने नज़दीकी जानसारों को दिए हुए थे, जो अब तक भी हक़ नमक अदा कर रहे हैं। अच्छा जी, जोसेफ की जो दूसरी थी ना स्ट्रेटजी, वो ये थी कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन। कहता है इस तरह टैक्स मनी को बासानी सरहदों के आर पार मुंतकिल किया जाएगा। इसमें मुकामी हुकूमतों के मालियाती स्कैंडल आसानी से छुप सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की इस्लाह में ये हॉट मनी कहलाती है। ये वो तरीके वारदात है जिसमें रियल एस्टेट का जुआ खेला जाता है। ज़मीनों की ख़रीदारी नुक्ता रूज को छूती है। अचानक ज़मीन की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। थोड़ी ज़मीन खरीद कर ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त करने वाले जब अपनी झोलियाँ भर लेते हैं तो अचानक अपनी सरमायादारी ख़त्म करके दोबारा रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। खुदा को हाज़र नाज़र जान के बताओ, मैं नहीं कहता को मुस्लिम लीगी है कि वो ये PTI का है कि किसका है, क्या है। लाहौर का रियल एस्टेट माफिया कौन चला रहा था, कौन चला रहा है? नहीं, चौधरी रियाज मलिक तो बड़ी, वो तो बहुत बड़ा आइकॉन है, वो तो बड़ी चीज़ है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। वो सर जी, ये सारे मियाँ साहबान की ये थी, ये जो जाती उम्र और ये उजाड़ इलाके, खुदा के बंदो, ये इन्होंने ये बिकवाए थे। ये यहाँ पे सोसाइटी लॉस बन गए, ये बन गया, वो हो गया। और जनाब EME से लेके तो इधर तक ये आपके बैरिया टाउन तक, अब तो उससे आगे भी सिलसिला शुरू चल रहा है। और उसके फिर कल में इधर आए तो राविंड रोड पर जनाब वो आगे तक जो टाउन तक, ये सब इनके कब्जे में था। टगे टगे की जो ज़मीन थी इन्होंने लाखों अरबों में फरोख्त की। और जब चाहते हैं ये रियल एस्टेट को आसमान पे जाते हैं, जब चाहते हैं गिरा देते हैं। ये देख लें डांडे कहाँ मिल रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है इन लोगों को। और मुझे यार वो बार बार मैं वो देता हूँ ना मिसाल, जो हसन निसार की उस फिक्रे की, वो बिल्कुल सही कहता है कि यार इनका अख्तियार हो ना ये सियासतदानों का, बदमाशों का, ये तो पाकिस्तान पूरे का प्लाट बना के बेच दें और आपको पता भी नहीं। आप आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहे, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और अंदर से क्या हो रहा है ये किसको पता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बड़े दानिशवर फौज को गालियाँ दे देंगे, और जो जर्नैल भी तो करप्शन कर देगे नो फलाना। वो कि जर्नैल कोई बरीक से उतरे हैं, तुम्हारे ही चाचे मामे हैं जर्नैल भी। ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह होती है। हैं कितने वो, तुम तो 100 में से 90% ये काम करते हो, वो तो 100 में से मेरे ख्याल 1 या 2% करते होंगे, बातें करते हो। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, जब ये रियल एस्टेट को ये अप और डाउन करते हैं ना, इस तरह मुकामी सरमायाकार तबाह हो जाता है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकार अपनी रकम कई गुना बढ़ाकर वसूल कर लेता है। इस तरीके वारदात में जब नसाबी नोयत के इक़दामात के ज़रिए किसी मुल्क की खोखली मईशत अदाद शुमार के गोरख धंधे में बड़ी मजबूत दिखाई देने लगती है। पाकिस्तान की मिसाल हाज़िर है। वो जो सागर डॉलर साहब थे ना, वो तो चैंपियन थे ना इस बात के। वही इतने % फुलेशन हो गई, इतने %। अब जिस मेरे वर्गे बेवकूफ़ को पता ही नहीं इन इस्तिलाहात का, उसको क्या पता है क्या हुआ है क्या ना। जो तुम कह दो वो मान लेगा। और साथ अपने आपने मनाया हो इनको डाकुओं को। आप देख रहे हैं तजावीज़ कौन दे रहा है भाई, ये कौन, ये स्ट्रेटेजी कौन बना रहा है, ये इनके अब्बा जान कौन है। अच्छा जी, मैंने कहा था ना, जब उनके गोरख धंधे वो मजबूती, जो वो ये शुरू करते हैं ना अपने ये जो अपने शुमारियात के जो आदाद शुमार है जाली किस्म के, तो फिर इनको ना फ़ौरन FIA की मदद दरकार होती है, जो इसकी खोखली मैशत का भरम रखने के लिए 30 से 80% सूद का रेट बढ़ा के सरमाया फराम करता है। आपने खबरें सुनी होगी ना, वो पाकिस्तान के जो इसने
वो बॉन्ड वगैरह बेचे थे, वो लोग चीख चीख के मर गए जो हमारे अच्छे पाकिस्तान के मुहब्बे वतन माहिरीन माशियात हैं कि यार ये टके टोकरी पाकिस्तान को बेच रहा हो, खुदा का वास्ता हो, इन्होंने मोटर भी गिरवी डाल दी, इन्होंने एयरपोर्ट गिरवी डाल दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन यहाँ तो जो था ना मियाँ दे नारे बजे मजन के, वो तो मियाँ के नारे बजा रहे थे। उनको तो बिरयानियाँ, सुबह नाश्ते हलवा पूड़ी के, और जनाब कीमे वाले नान, खोता कीमे वाले नान, खोता बिरयानियाँ, उन्होंने उनका दिमाग हमारा ख़राब किया हुआ था। और हमारी यही औकात है पाकिस्तानियों, हमारी यही औकात है। ऊपर एक ये खिला के तुम्हें आगे क्या करते हैं? ये जी मियाँ साहब ते ज़कात रमज़ान शरीफ दे विच पाकिस्तान के 50,000 घरानियां नूं ज़कात जाती है जी उन्हों दी। ये जितने फराडी हैं ना 2 नंबर डाकू, ये महीने में एक सरकार की महफिल भी ज़रूर करवाते हैं। बस मेरी ज़बान और ना खुलवाएं। इस शरह सूद से जो मुकामी मुल्क का बैंकारी निज़ाम बाज़ार तो बड़ा कामयाब दिखाई देता है, दे रहा है। पाकिस्तान में इतने बैंक हैं, मेरा ख्याल इतने प्राइमरी स्कूल नहीं जितने बैंक हैं पाकिस्तान में। लेकिन इसकी इंडस्ट्री और मुकामी सनत का बेड़ा गर्क हो जाता हुआ है ना। फैसलाबाद वाले किधर भागे हैं? ये गुजरांवाले वाली इंडस्ट्रियां जो हज़ारों की तादाद में थी, कहाँ गई? ये बर्तन बनाने वाले, ये टेक्सटाइल वाले, ये तौलिए बनाने वाले, ये सियालकोट के सिर्फ फुटबाल रह गए हैं, क्योंकि वो हाथ का काम है, तो वो दुनिया में बहुत कम लोगों को वो नस्ली काम ही होता है मेरा ख्याल। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और मार्गेज की मौजूदा सूरत हाल पर इससे भरपूर तबसरा और क्या होगा। ज़रा अब ये लंबा हो गया काम, तो इंशाल्लाह अगली किस्त आपको कल सुनाऊंगा। फिर आपको मैं ले जाऊंगा लंदन तक, ताकि आपकी तबीयत साफ़ हो जाए और आपको के 14 तबक रोशन हो जाएं। लेकिन मुझे वो बात अक्सर याद आती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, और जब मेरे आका व मौला कायनात के सबसे बड़े सादक और अमीन ने लोगों को तबलीग के लिए इकट्ठा कर किया था, उनसे पूछा था, तो वो एक ही जवाब था ना उनका, जो हमारे तो बुज़ुर्ग ये करते आए हैं, तुम ये क्या नवी यहाँ डाल लियो ला के, हम तो सदियों से ये करते आ रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग यह किया करते थे, तो इसलिए वो ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, बातें आपने सुन ली है, मैं सीधा साधा बंदा हूँ भाई, मुझे कोई 2 पेज आते नहीं हैं। तहकीक, इल्म और जो कुछ मेरे नाक़िस मुताले में आता है मैं करता हूँ। लोग मुझे ना कहते रहते हैं कि जी आप तो बिल्कुल ही दरवेश ही बन गए, फ़कीर ही बन गए हैं। ये मैं आपको एक यानी तहदीस नेमत के तौर पे दिखा रहा हूँ कि मुझ पे PhD का भी मकाला हो रहा है मेरी नावल नगारी पे, और ये MPhil का भी ये दूसरा मकाला है जो मैं आपकी खिदमत में, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नासिर महमूद सामने किया है। ये अभी ये कल ही मेरे पास जो कि आया है, तो मैंने कहा मैं आपसे खुशखबरी भी शेयर कर लूँ। अब मुझे भी ब्रांडेड, आप समझ ले मेरे साथ ये ब्रांड लग गया है कि मुझ पर भी MPhil भी हो चुका है, PhD भी हो रही है, इसलिए मेरी बात सही मान लिया करें। आपका बहुत शुक्रिया।